विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट फ्लावर ऑफ उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। मतलब ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, इनमें से आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश का नेशनल फ्लावर कौन सा है या स्टेट फ्लावर कौन सा है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा लोटस, सेकंड दिया है रोज, थर्ड दिया है पलाश और फोर्थ दिया है हमारा चमेली विच मीन जैस्मीन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा पलाश। अब पलाश के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे कि जो पलाश है ना, वो पलाश जिसको हम ब्यूटिया मोनोस्पर्मा भी बोलते हैं, ये उसका बॉटनिकल नेम है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा वॉज डिक्लेयर्ड द स्टेट फ्लावर ऑफ यूपी इन 2011, यानी कि 2011 में इसको हमने स्टेट फ्लावर घोषित कर दिया था। अब सबसे पहले तो ये आपने देखा होगा, ये जो रहता है ये हम लोग पलाश फ्लावर बोलते हैं, ऑरेंज कलर का रहता है। स्पेशली ये आप लोगों को मिलेगा समर्स के टाइम पे ये ग्रो होता है। और इसके बाद ये उत्तर प्रदेश के साथ साथ ये स्टेट फ्लावर झारखंड का भी है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। उसके बाद जो हमारा सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पे, वो है ऑपरेशन फ्लड से रिलेटेड, कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, कि जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था इंडिया में वो किससे रिलेटेड थी। क्या वो जल प्रबंधन से रिलेटेड थी, क्या वो दूध उत्पादन से रिलेटेड थी, या वो मछली उत्पादन से रिलेटेड थी, या फिर वो अनाज उत्पादन से रिलेटेड थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, और बच्चा ऑपरेशन फ्लड फ्लड यानी कि ऐसे ही समझेगा ना कि ये पानी से रिलेटेड होगा, तो बहुत से बच्चे इसमें वाटर मैनेजमेंट लगा के आ जाएंगे, लेकिन वो आंसर आपका गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था वो हमारा मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए चला गया था। अब ऑपरेशन फ्लड के कुछ की फीचर्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे कि इट वॉज अ मैसिव सिस्टमेटिक एंड इन सम प्लेसेस एक्सेलरेटेड एफर्ट बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि जो ऑपरेशन फ्लड था ना, उसका क्या था कि इसको जो चलाने वाली एजेंसी थी वो थी हमारी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, यानी कि NDDB, टू फ्लड मार्केट। यानी कि इसका जो मेन एम था वो ये था कि जो मार्केट है उसको हम लोग मिल्क के प्रोडक्शन से मतलब इतना ज़्यादा कर दे कि भरा जाए वो। ये इसको हम लोग वाइट रिवॉल्यूशन के अंडर भी पढ़ते हैं, कि अगर आपसे पूछा जाए कि वाइट रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड था, तो वो मिल्क से रिलेटेड था। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाए कि वाइट रिवॉल्यूशन की शुरुआत किसने की थी ऑपरेशन फ्लड की, तो उसका जो नाम है, उनका जो नाम है वो है हमारा डॉक्टर वर्गीश कुरेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। एक हमारा डॉक्टर वर्गीश कुमार हो गए, कुरेन हो गए, और एक हमारे हो गए फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये कुछ फादर्स के नाम आपको याद रखना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पूछे भी जाते हैं। तो जो डॉक्टर वर्गीश कुरेन है उनको हम लोग फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोलते हैं। इनका जो मेन एम था वो ये था कि जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो हम लोग रूरल एरिया यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से लेके अर्बन एरिया यानी कि जो हमारे शहरी क्षेत्र है वहाँ तक पहुँचाए। और इनके बीच में जो बीच का मीडिएटर रहता था ना, यानी कि जो बीच का बोलते हैं हम लोग कि यहाँ से उसने कम दामों पर उठा लिया ग्रामीण क्षेत्र से, फिर बीच में खुद का प्रॉफिट देख लिया और शहर में जाके थोड़ा हाई प्राइस पे बेच दिया। तो ये कम करना था कि जो बीच का मीडिएटर रहता है ना, उसको यहाँ पे बिल्कुल नील करना था उसका वर्क, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों ने वाइट रेवोल्यूशन चलाया था। अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो आता है हमारा कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल डिफाइन द पंचायती राज। कौन सा संवैधानिक अनुच्छेद पंचायती राज को परिभाषित करता है। तो यहाँ पे जो आर्टिकल्स दिए हैं वो मेरे हिसाब से गलत दिए हैं सभी, क्योंकि इनमें से कोई सा भी पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल नहीं है। तो अब जो यहाँ पे जो राइट आंसर होना चाहिए वो है हमारा आर्टिकल वो है हो जाएगा हम लोग का, मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आपको। जो पंचायती राज से रिलेटेड रहता है वो आर्टिकल रहता है 243। तो ये आपको याद रखना है कि पंचायती राज से रिलेटेड आर्टिकल जो होगा हमारा 243 होगा। अब उसके बाद जो यहाँ पे आता है कि पंचायती राज सिस्टम के बारे में, तो जब हम लोग पंचायती राज सिस्टम के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले जो पंचायत लाई गई थी वो लाई गई थी हमारी राजस्थान में। राजस्थान के कौन से ज़िले में लाई गई थी, तो नागौर एक डिस्ट्रिक्ट है, एक ज़िला है जो कि राजस्थान में आता है, वहाँ पे सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम लाया गया था। इसीलिए हम लोग इस दिन को याद करने के लिए 24 अप्रैल को हर साल पंचायती दिवस के रूप में मनाया करते हैं। लेकिन जब फर्स्ट टाइम पंचायती राज स्टेबलाइज किया था तो वो कब था, 2 अक्टूबर 1959 में। और ये कौन सा अमेंडमेंट हुआ था, यानी कि कौन से संशोधन के तहत हुआ था, तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992
2 के तहत ये आया था। और आपको ये भी याद रखना है कि जो पंचायती सिस्टम है वो आता है हमारा शेड्यूल नंबर 11 में। तो ये हो गया हमारा पूरा पंचायत से रिलेटेड। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वो है करेंसी से रिलेटेड। द करेंसी ऑफ जापान इज, जापान की मुद्रा क्या है? जैसे कि अगर हम लोग इंडिया की बात करते हैं तो हमारा इंडियन रुपी है, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि जो जापान है उसकी करेंसी क्या है, तो उसकी करेंसी हो जाएगी हमारी येन। अब यहाँ पे जो दिया है ये कुछ इस तरीके से दिखती है जापान की करेंसी, आपको याद रखना है। और फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं यानी कि जो आग बुझाने के यंत्र रहते हैं उनमें हम लोग कौन सी गैस का यूज़ करते हैं? क्या वो ऑक्सीजन रहता है, या वो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, या वो नाइट्रोजन रहेगा, या वो हीलियम रहेगा? अब इसमें जो रहेगा ऑप्शन एलिमिनेशन से मैं आपको करना सिखाती हूँ कि कैसे, अगर आपको कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप 4 जो ऑप्शन रहेंगे उनको एलिमिनेट यानी कि हटाकर आप लोग आपके आंसर तक पहुँच सकते हैं। अब जो फर्स्ट यहाँ पे दिया है वो हम देखेंगे ऑक्सीजन। अब आप लोग को याद रखना है कि ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन भाई जब आग लगती है तो जो ऑक्सीजन रहती है वो आग को और बढ़ाने का काम करती है, तो ये तो होने वाली नहीं है, तो इसको हम लोग काट देंगे। अब दूसरा सबसे इजी इसमें लिख रहा है हीलियम। अब हीलियम जो रहता है वो तो आप लोग को पता है कि हीलियम हम लोग वो फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ नहीं करते क्योंकि वो चीज़ों को उड़ाने यानी कि जो बलून्स रहती है उस वगैरह में मिलती है, तो हीलियम भी नहीं होगा, नाइट्रोजन भी नहीं होगा। अब जो लास्ट आंसर आ जाता है हमारा वो आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हमारा राइट आंसर है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ही हम लोग क्यों फायर एक्सटिंग्विशर्स में यूज़ करते हैं, ये भी तो क्वेश्चन बन सकता है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ये। तो सबसे पहला पॉइंट बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करने का मेन कारण है कि ये डिस्प्लेस कर देता है ऑक्सीजन को, बिकॉज CO2 इज़ हैवियर देन ऑक्सीजन। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है वो वजनदायी यानी कि हैवी रहता है ऑक्सीजन से, इसीलिए इट फॉर्म अ डेंस ब्लैंकेट ओवर द फायर। इसीलिए ये है ना ऐसा कर लेता है कि कम्बल की तरह एक लेयर बना लेता है, एक परत बना लेता है आग के ऊपर, जिससे कि ऑक्सीजन का सप्लाई रुक जाता है, जिस कारण से आग जो है और नहीं फैलती है। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है हमारी नॉन कंडक्टिविटी एंड क्लीन। यानी कि जो CO2 इज इलेक्ट्रिकली, जो CO2 रहता है वो इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिव रहता है। यानी कि किसी भी चीज़ को कंडक्टिविटी ये रहती है कि आप एक चार्ज को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाओ, लेकिन ये नॉन कंडक्टिविटी रहता है। यानी कि इसमें कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं रहती है जिसके कारण ये सेफ और सेंसिटिव रहता है। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इन सब में यूज़ होता है, जिस कारण से हम लोग इसका जो रहता है नॉन कंडक्टिविटी रहती है और ये साफ रहता है। ये इसका सेकंड पॉइंट हो गया। अब जो थर्ड है हमारा कूलिंग इफेक्ट की, जो CO2 रहता है ना, ये जो एक्सटिंग्विशर्स रहते हैं उनमें कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है यानी कि ठंडा करने का काम करता है, जिस कारण से जो हमारी आग रहती है वो ठंडी हो जाती है, बुझ जाती है। और फोर्थ जो है ये नॉन कंबस्टिबल है यानी कि ये इनकम्बस्टिबल गैस है, तो ये कभी भी आग को बढ़ाने का काम नहीं करेगी। तो ये हो गए हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू फायर एक्सटिंग्विशर्स। फिर जो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू विन अ नोबेल प्राइज। इनमें से कौन सा एक भारतीय है, पहला भारतीय है जिसने कि नोबेल पुरस्कार जीता था, ये हमारा क्वेश्चन दिया है। अब जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है, क्या वो CV रमन थे, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्या वो मदर टेरेसा थी, या वो अमृता सेन थी। तो इन चार में से आपको एक राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिंपल है, हमारा रविंद्रनाथ टैगोर। अब सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर ये थे रविंद्रनाथ टैगोर, ऐसे दिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर। अब जो रविंद्रनाथ टैगोर थे उनको जो फर्स्ट अवार्ड मिला था नोबेल प्राइज वो 1913 में मिला था। हिज profoundly sensitive, fresh and beautiful anthology of poem गीतांजलि सॉन्ग ऑफ ऑफस्प्रिंग। तो इनको जिस बुक के कारण या जिस लिटरेचर में जहाँ पे इन्होंने काम किया था वो थी इनकी गीतांजलि बुक, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था। अब ये क्या थे, एक पोएट थे यानी कि कहानीकार। तो इनका एक पोयम थी यानी कि इनकी एक कहानी थी गीतांजलि, इसके कारण उन्होंने नोबेल प्राइज जीता था। अब ये जो थे एक पोएट थे, एक प्ले राइटर थे, एक कंपोजर थे, फिलोसोफर थे, पेंटर थे, यानी कि एक पूरे तरीके से ये क्या थे, इन्होंने अपना जीवन जो है समर्पित किया था किसके लिए, कहानी लिखने के लिए, प्ले राइट कंपोजर के लिए, फिलॉसफी के लिए और चित्रकारी के लिए। मतलब ये इन्होंने क्या किया था, रीशेप्ड कर दिया था बंगाल लिटरेचर को, जो बंगाली लिटरेचर रहता है उसको एक नई दिशा दे दी थी हम रविंद्र।
फिर जो इनके अदर कॉन्ट्रीब्यूशन यानी कि इन्होंने और क्या क्या किया था, तो टैगोर इज़ द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। जो हमारी नेशनल एंथम है जन गण मन, उसके राइटर जो है वो भी यही है, रविंद्रनाथ टैगोर, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद जो ये उन्होंने ली गई थी ना अमार सोनार बांग्ला, ये भी इनके ही द्वारा रचित है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, इन विच सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश इज द कुंभ मेला हेल्ड। जो अभी रिसेंटली 2025 में कुंभ मेला लगा था, वो मतलब कि कौन सी शहर में लगता है उत्तर प्रदेश की, ये आपको बताना है। तो क्या वो वाराणसी में लगेगा, क्या वो अयोध्या में लगेगा, या प्रयागराज या मथुरा में लगेगा। तो इसका तो सिंपल आंसर है, हम सब ने देखा भी था कि जो कुंभ मेला है वो उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। अब भारत में याद रखना है आपको, 4 जगहों पे कुंभ मेला देखने को मिलता है। जो सबसे पहली है वो है हमारी प्रयागराज यानी कि उत्तर प्रदेश। यहाँ पे जो रहती है, जो नदियों का संगम होता है वो है हमारी गंगा, यमुना और सरस्वती। इन तीनों का संगम होता है जिस घाट पे, वहाँ पे प्रयागराज एक सिटी है यानी कि एक शहर है उत्तर प्रदेश का, जहाँ पे ये कुंभ का मेला हमें देखने को मिलता है। जो दूसरी सिटी है या दूसरा जो प्लेस है वो है हमारा हरिद्वार। यहाँ पे क्या रहता है कि ये जो लगता है किसके किनारे लगता है, तो गंगा नदी के किनारे ये मेला लगता है कुंभ का। फिर जो थर्ड प्लेस है वो है हमारी उज्जैन। यहाँ पे शिप्रा नदी के किनारे हम लोग को कुंभ मेला देखने को मिलता है। फिर जो फोर्थ है वो है हमारी नासिक, जो कि गोदावरी नदी के किनारे है। तो ये नदियाँ भी आपको याद रखनी है कि प्रयागराज में कौन सी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, हरिद्वार में कौन सी नदी के किनारे लगता है, उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है, और नासिक में। तो नासिक में याद रखना है, नासिक का आने वाला भी है कि गोदावरी रिवर के पास लगता है हमारा। फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु वॉज द फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है हमारा सरोजनी नायडू, सेकंड है हमारा सुचिता कृपलानी, थर्ड है हमारा मायावती, या फोर्थ है हमारा विजय लक्ष्मी पंडित। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था, कल वाली क्लास में, कि जो सरोजनी नायडू थी वो फर्स्ट क्या थी, गवर्नर थी स्टेट की, इंडिपेंडेंट इंडिया की, और फर्स्ट इंडियन गवर्नर थी फीमेल। तो ये तो होने वाली नहीं है। जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ का सुचिता कृपलानी, वो हमारा राइट आंसर है कि जो सुचिता कृपलानी जी थी वो हमारी फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर थी उत्तर प्रदेश की। अब सुचिता कृपलानी, ये आपको दिख रही होगी सुचिता कृपलानी की इमेज। अब जो सुचिता कृपलानी है उनकी बर्थ कब हुआ था, 25 जून 1908 को उनका बर्थ हुआ था, और 1 दिसंबर 1974 को उनकी डेथ हो गई थी। अब रिमेम्बरिंग द ग्रेट फ्रीडम फाइटर, ये एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी, जिसके साथ साथ ये भारत की पहली वुमेन चीफ मिनिस्टर बनी थी, जो कि उत्तर प्रदेश में बनी थी। और उसके बाद वन ऑफ द फाउंडर ऑफ द ऑल इंडिया महिला कांग्रेस। और ये जो फाउंडर्स रहते हैं, जो पार्टीज बनाते हैं, तो ये भी उनमें से एक थी जिन्होंने ऑल इंडिया महिला कांग्रेस बनाई थी। और इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन यानी कि योगदान भी दिया था क्वाइट इंडिया मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी का था 1942 में। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं सुचिता कृपलानी के बारे में। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी इज़ फेमस फॉर चिकन एम्ब्रॉयडरी वर्क। यूपी का कौन सा ज़िला चिकन कढ़ाई के काम के लिए प्रसिद्ध है। तो सिंपल बताना, ये अपना आर्ट एंड लिटरेचर से है कि कौन सी प्लेस यूपी में है जो कि चिकन एम्ब्रॉयडरी के लिए फेमस है, कि वहाँ की चिकन एम्ब्रॉयडरी जो है वो बहुत फेमस है वर्ल्ड में। क्या वो कानपुर की है, क्या वो लखनऊ की है, क्या वो मुरादाबाद की है, क्या वो हमारी फिरोजबाद की है। तो सबसे पहले मैं आपको चिकन एम्ब्रॉयडरी बताऊंगी, रुको एक सेकेंड। तो ये आपको जो दिख रहा है ना, ये वर्क यानी कि सबसे पहले तो ये जो रहता है ना हस्तकला, यानी कि हाथ से ये वर्क होता है, इसको हम लोग बोलते हैं चिकन एम्ब्रॉयडरी। चिकन एम्ब्रॉयडरी के काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी आप लोगों ने देखे होंगे कि वहाँ पे चिकन एम्ब्रॉयडरी रहती है कपड़े पे, और ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी रहते हैं, क्योंकि ये जो रहता है हाथ की कला रहती है वर्कर्स की, इसीलिए ये फेमस भी इसीलिए क्योंकि ये यूनिक कलाओं में से है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है हमारा लखनऊ की जो चिकन एम्ब्रॉयडरी है, वो हमारी लखनऊ की है। आप लोग को मैंने बताया भी कि चिकन एम्ब्रॉयडरी कुछ इस तरीके से हाथ से बनाई जाती है, ये फेमस भी है उत्तर प्रदेश की। ये आपको याद रखना है कहाँ की है। तो ये हो गए हमारे टॉप 10 क्वेश्चन जो कि थे जीके जीएस के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा, साथ ही साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करवाती हूँ आपको वो भी याद रखने हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना।